मसला यह है कि जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहिदा किया आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पे, तो क्या इसको पार्लियामान में डिस्कस किया गया? क्या इसके ऊपर बहस मुबाहिसा हुआ? क्या यह देखा गया कि किन दुश्मनों से सऊदी अरब को महफूज रखना है? यानी अगर इसराइल से आपने सऊदी अरब को बचाना है या किसी और मुल्क से जो जारहियत करने के लिए आए तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर दो बरादर इस्लामी मुल्क किसी वजह से आपस में लड़ पड़े, यानी सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे हैं और वहां से ईरान के ऊपर अटैक होता है, ईरान वापस उन अड्डों पर अटैक करता है, अब अगर दो मुल्कों के अंदर इस किस्म की सिचुएशन बनकर लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान क्या करेगा? ये तो बहस ही नहीं हुई, इस पे तो बात ही नहीं हुई। और पार्लियामेंट से बाला बाला ये एक दिफाई मुआहिदा कर लिया तो अब जाकर इनको सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो क्या पाकिस्तान इस लड़ाई में अमली तौर पे उतर जाएगा? पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं। अगर सऊदी अरब कहेगा उतरो तो फिर उतरना पड़ेगा, क्योंकि बड़े एहसानात हैं सऊदी अरब के पाकिस्तान के ऊपर और वो हमेशा से हम पे एहसानात करते चले आए। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जिस मुल्क में काम करते हैं वो सऊदी अरब है। बहुत बड़ी तादाद में लेबर क्लास सऊदी अरब में काम करती है, वहां से जर मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं, रियाल आते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी रिलेशन बनाए वो लिंक भी सऊदी अरब से जाकर मिलता है। तो फील्ड मार्शल गए और अब इनकार करने की गुंजाइश है नहीं। तो क्या अगर सुलह नहीं होती और मामला हल नहीं होते, क्योंकि DGISPR का भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जो है वो मार्केट में फ्लोट कर रहा है और उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही, उसका सरपाव नहीं है। देखिए पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो सऊदी अरब कहेगा। बड़ी ऑड पोजीशन होगी पाकिस्तान की। अल जजीरा ने इसके ऊपर बाकायदा एक रिपोर्ट छापी है। अल जजीरा का यह कहना है कि पाकिस्तान फंस गया बीच में, दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं। देखिए अगर पाकिस्तान इनमें से किसी एक की तरफ से भी लड़ता है तो पाकिस्तान में फिरका वारियत का बड़ा मामला हो जाएगा। ये शिया सुन्नी मामला पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, जिससे पाकिस्तान ने काफी हद तक जान छुड़ाई है। अब हमें इन दोनों मुल्कों के बीच में सुलह के लिए किरदार अदा करना चाहिए, ना कि एक फरीक बनना चाहिए। क्योंकि जो सऊदी अरब के वजीर दिफा है, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, उनका जो एक स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक फरीक और ईरान को दूसरा फरीक बताया। तो टेक्निकली आप समझ जाएं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पार्लियामेंट से बाला बाला जो दिफाई मुआहिदा किया सऊदी अरब के साथ, देखिए उन्हीं की ईमा पे हुआ ना। ये बेचारे तो कुछ भी नहीं है, किसी खाते में नहीं, ना 3 में ना 13 में। हुक्मरानों की तो औकात ही कोई नहीं है। पार्लियामान में आता तो अपोजिशन भी अपनी राय दे लेती, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। अब वजीर दिफा किधर है? देखिए सऊदी अरब की जानिब से सऊदी वजीर दिफा बैठे हैं, तो पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी वजीर दिफा भी बैठने चाहिए। और मैं एक और चीज नोट कर रहा हूं कि काफी अरसा हो गया है लगातार जब जब आर्मी चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं तो उनकी कोई नई तस्वीर मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं आ रही। मैं उम्मीद कर रहा था इस मौके पर जब वो जाएंगे तो उनकी तस्वीर जो आएगी वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ आएगी, लेकिन मैंने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं आई, उनके भाई हैं उनके साथ आई है, खालिद बिन सलमान के साथ। तो ये एक अजीब चीज है। पाकिस्तान इसमें से कैसे निकलता है? मेरी तो दुआ है कि ये जंग खत्म हो जाए और पाकिस्तान किसी बड़े इम्तिहान से बच जाए। अब आ जाए ख्वाजा आसिफ, वजीर दिफा की तरफ। वजीर दिफा जो है वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है, खौफजदा है। एटमी ताकत का वजीर दिफा, वो क्या कह रहा है? वी विल बी टारगेटेड 1 by 1, हमें बारी बारी निशाना बनाया जाएगा, शिकार किया जाएगा, क्योंकि हमें इत्तफाक नहीं है, हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है, हमारा अल्लाह पे एतकाद नहीं है। आज फलस्तीनियों और ईरानियों को मारा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। कल ग्रेजुअली ऑल विल फॉल प्रे टू मिशनरीज ऑफ ज़ायनिस्ट एंड देयर कॉर्ड्स। अब ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये सेहूनी गिरोह है उनका निशाना कल हम भी बनेंगे सारे। आज ईरानियों को और निशाना बनाया जा रहा है फलस्तीनियों को। ख्वाजा आसिफ सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। वो बात कह रहे हैं कि ईरानियों के साथ जुल्म हो रहा है, सेहूनी उनके ऊपर जबर कर रहे हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ वो स्टेटमेंट दे रहे नहीं, ईरान गलत कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान की बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। वजीर दिफा किधर है? उसको जाकर ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन वजीर दिफा को बाईपास किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार होता है, ये बार बार होता है। हम हमेशा से ये होता हुआ देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों की किसी किस्म की कोई औकात नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसका टका के जवाब दिया है ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि ईरान ने माफी मांग ली, ईरान ने यह कह दिया कि जनाब हम दोबारा हमले नहीं करेंगे, और इस बात का वादा भी कर लिया, ईरान ने माफी भी मांग ली। ये सारे स्टेटमेंट दिए थे। अब इस पे ईरानी वजीर खारजा इराकची का बयान आया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना वो तो बहुत मारा हमने और हम और बहुत ज्यादा मारेंगे, हम बड़े अटैक करेंगे। उसके बाद वो उनकी जो तेल की तनसीबात हैं, जो तेल था, ज़खायर थे, वो सारे उनको आग लगा दी। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था या स्टेटमेंट था उसका जवाब आया। ईरानी वजीर खारजा इराकची ने कहा कि हमारे खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हमारे सदर ने जिस खलूस और खुलेपन का इजहार किया वो इस शर्त के साथ मशरूत था कि हमारे पड़ोसियों की फिजाई हदूद, सरजमीन और पानी को ईरानी अवाम पर हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ताहम सदर ट्रंप ने हमारी सलाहियतों, अज़म और इरादे का गलत अंदाजा लगाया, जिसकी वजह से यह कोशिश फौरन ही नाकाम हो गई।
यानी यहां पे खित्ते में अमन होने लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट फिर आग लगा देता है। अगर मिस्टर ट्रंप तनाव में मजीद इजाफा करना चाहते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज तवील अरसे से हर तरह की सूरत के लिए तैयार है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से अपने दिफा के हक में की जाने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई की तमाम जिम्मेदारी अमरीकी इंतजामिया पर आयद होगी। ट्रंप की एक हफ्ते की गलतफहमी और गलत मुहिमजोई की वजह से जहां नौजवान फौजियों की जानों का ज़िया हुआ है, वहीं अमरीकी फौज को पहले से ही $100 अरब का माली नुकसान भी हो चुका है। मार्केटें दोबारा खुलेंगी तो ये अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे और इसका बराह रास्त बोझ पंपिंग स्टेशनों के जरिए आम अमरीकी शहरियों पर मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन यहां पाकिस्तान में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज और रेंजर्स गोलियां भी मारे ना नौजवानों को और उनकी लाशें पड़ी हुई हो, तो ये लाशों के ऊपर से गुजरते हुए कहते हैं कि ये ड्रामा कर रहा है। ये फर्क है। हमारे टाउट्स जो है वो इस तरीके से सोचते हैं, ऐसे देखते हैं। यानी ये इंडियन नौजवानों से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तानी नौजवानों से नफरत करते हैं। तहरीके लब्बैक के लोगों को कैसे मारा गया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग आए इस्लामाबाद में उनको कैसे कत्लेआम किया गया, कश्मीरियों को अभी 50 के करीब लाशें कैसे तोहफे में दी गई। इससे पहले जब खामनाई की शहादत हुई उस दिन जो निकले अहले तशी उनके ऊपर जब गोलियां चलाई गई तो वहां पे दर्जनों लोग कैसे शहीद किए गए। ये सारे वाकयात पाकिस्तान में इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं होने दिए। पाकिस्तान में लोगों के सर फटते हैं तो खुशी से बताते हैं। वो एक सहाफी है, उसने बरनौल की तस्वीर लगाई कि आज इनको फेंटा लगा, इनको बरनौल दी जाए। यहां पे इस किस्म की घटिया हरकतें करते हैं ये टाउट्स। और वहां इंडिया में पुलिस ने जो सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया नौजवानों के खिलाफ वो डंडा था। और यहां पे काम शुरू ही G3 से होता है, क्लैशनकोफ से होता है कि मारो इनको, कोई इनका पूछने वाला नहीं है और ना ये किसी को जवाब दें। तो ईमान मजारी जो आवाज उठाती थी, इंसानियत के लिए बात करती थी, इंसानी हकूक के लिए बात करती थी, उसको 17 साल के लिए जेल में डाल दिया। बारंग बलोच को सारी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया। अब ये दो खवातीन की आप मिसाल ले लेना, चले पॉलिटिकल लोगों को साइड पे करें, ये तो नॉन पॉलिटिकल हैं, तो इनको जेलों में डाल के आप कौन सी जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। और वो टाउट सारे के सारे बैठ के इसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इंडिया में किसी लड़की को एक डंडा पड़ जाए तो उसकी तकरीर निकाल के लगाते हैं, जनाब ये देखें। आपको पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहिए, पाकिस्तान में इनको चाहिए मार्शल लॉ, पाकिस्तान में इनको चाहिए जुल्म, बर्बरियत और हिस्सा चाहिए कि हर चीज में हमारा मफाद निकलना चाहिए। जबकि इंडिया में इनको चाहिए जमहूरियत, और इंडिया की जमहूरियत सबने देखी। जो उनके नौजवान जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में इससे आधी बात करने के ऊपर बंदा और खानदान समेत गायब हो जाता है। ये पाकिस्तान में किया जाता है। तो एमएल वली खान का स्टेटमेंट आपने देखा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जी कि 5 अगस्त से हम एक नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल हो जाएंगे जेल में कैद हुए और ये नई तहरीक अब शुरू करने जा रहे हैं। क्या इनकी कोई तैयारी है? क्या ये अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? देखिए, अभी तक सुहेल अफरीदी ने जितनी कॉपरेशन की है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उतनी कॉपरेशन अली अमीन गंडापुर भी नहीं कर पाए थे। तो इस कॉपरेशन के बदले में क्या वो इमरान खान को कोई एक रिलीफ दिलवा पाए? तो अफसोस के कहना पड़ता है कि वो नहीं ऐसा कर पाए। इमरान खान साहब से जितनी भी डील की कोशिशें की गई हैं, अभी हाल ही में कोशिश की गई, उन सारों में नाकामी हुई है डील करने वालों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इनकी क्यादत किस आसरे में बैठी हुई है कि कोई मफामत कर लेंगे? मफामत ऐसे नहीं होनी, मुजामत होगी तो मफामत होगी, वरना मफामत हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। नादरीन, 26 नवंबर की आप मिसाल ले लें। अब ये कह रहे हैं दोबारा लोगों को निकालेंगे, लेकिन जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ था इस्लामाबाद डी चौक में, उसका एक मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसमें बैरिस्टर गौहर को बनाया गया था मुद्दई। और यह बताया गया था कि जनाब इसमें हमारे इतने लोग कत्ल हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, पुलिस ने ऐसे ऐसे मारा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने सीधी गोलियां मारी, मुकदमा दर्ज किए जाएं शहबाज शरीफ के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर और दीगर के ऊपर। लेकिन आज 1.5 साल से जायद गुजरने के बाद वो दरखास्त खारिज कर दी गई। और इसमें अदालत का कसूर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का अपना कसूर है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका, देखें ना, अदालत ने तो वही करना है ना जो चीजें उसके सामने आनी है। आप अदालत को ब्लेम कर दें कि अदालत कंप्रोमाइज्ड है, क्या आप ये कह दें उन्होंने ज्यादती की है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इंसाफ किया है? जज ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फैसला लिखा है। उन्होंने लिखा है जनाब 16 समातें हुई हैं, इन 16 समातों में भी अभी तक बैरिस्टर गौहर ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। उन्होंने आकर बताया ही नहीं कि क्या हुआ था। 16 समातें हुई हैं और बैरिस्टर गौहर ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। इसके अलावा मजीद गवाह भी थे इस सारे मामले के अंदर, यानी कोई सबूत लेकर नहीं गए, इन्होंने बताया ही नहीं। यहां पे डिटेल जो है वो साकिब बशीर साहब ने शेयर की हैं। वो कहते हैं कि जो दरखास्त दी गई उसको देखकर लगता है कि 12 लोग हलाक हुए, 38 लोग जख्मी हुए, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद हैं वो पेश ही नहीं किए गए।
सुहेल आफरीदी, डॉक्टर अमजद और शफी जान, ये बतौर गवाह इनका नाम है, लेकिन उन्होंने कभी अदालत में आकर बयान ही रिकॉर्ड नहीं करवाया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स और सहाफियों का भी बतौर गवाह नाम लिखा गया, लेकिन उन्होंने भी कभी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हवाले से लिखा गया कि उनका कंटेनर जला दिया गया, फायरिंग की गई, लेकिन उनका नाम बतौर गवाह दरखास्त के अंदर शामिल ही नहीं किया गया। पोस्टमार्टम अगर अस्पताल नहीं दे रहा था तो अपने तौर पर भी मुतासरा फैमिली किसी अस्पताल से पोस्टमार्टम करवा सकती थी या पीटीआई करवा सकती थी, लेकिन वो भी नहीं करवाया गया। पोस्टमार्टम की कुछ फोटोकॉपियां लगाई गई, लेकिन वो भी तारीख के लिहाज से क्लियर नहीं है। शवाहिद की अदम मौजूदगी में ये जबानी इल्जामात पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कब्र कुशाई का कानूनी हक मौजूद था। मजिस्ट्रेट अदालत को दरखास्त देकर लाशों की कब्र कुशाई और मौत की असल वजूहात जानने की कार्रवाई करवा सकते थे। इस हवाले से 19 माह के दौरान ऐसा कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। पीटीआई चेयरमैन की दरखास्त अदम शवाहिद की बिना पर नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज की जाती है। ये अपने कारकुनों का खून बेच दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान ने एक जिल्ले शाह को इनके गले में फंसा दिया था। हम आज भी शहीद अरशद शरीफ के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसे सहाफी भी आवाज उठाते हैं जिन्हें शहीद अरशद शरीफ के नुक्ता नजर से इख्तलाफ हो सकता है, जिन्हें इत्तफाक है वो भी आवाज उठाते हैं। लेकिन क्या ये सारे लावारिस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, जिन्हें गोलियां लगी, जिन्हें कत्ल कर दिया गया, जिनकी लाशें गई उनके घरों में? क्या बतौर एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पोस्टमार्टम करवाते? अगर इस्लामाबाद नहीं कर रहा था तो अपने सरकारी अस्पतालों से खैबर पख्तूनख्वा में करवा लेते। लेकिन इस सारे मामले को दबाया गया और बैरिस्टर गौहर ने 1.5 साल तक अपना बयान ही कलमबंद नहीं करवाया। सुहेल आफरीदी गवाह थे इसमें, शफी जान इसमें गवाह थे, डॉक्टर अमजद इसमें गवाह थे, वो भी बयान देने के लिए नहीं आए। तो अब ये तो देखे ना, ज्यादती है, अपनी ही सियासी जमात के साथ और उसके कारकुनों के साथ ज्यादती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने की है। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब गए जलसा करने के लिए आजाद कश्मीर में, तो अब कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही हैं और हम हैरान हो रहे हैं। नंबर एक तो यह है कि कुछ बसों की तस्वीरें और वीडियोस मुस्लिम लीग नून के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर से निकल कर आई, जिनमें नौजवान ये लिख रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं आजाद कश्मीर, और ये पंजाब से जा रहे हैं। यानी पंजाब से सैकड़ों लोगों को बसों में भर के आजाद कश्मीर पहुंचाया गया ताकि नवाज शरीफ साहब वहां पे जलसा कर सकें और लोग कम दिखाई ना दें। मैं भी सोच रहा था, एक तो पहले ही बहुत थोड़े से लोग हैं, वो पंडाल को भर ही नहीं पाए, आधे से ज्यादा पंडाल खाली था, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो भी बाहर से लाए गए थे। अभी ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका ताल्लुक लाहौर के करीब कसूर से है। ये वहां से तकरीबन को 200-250 लोग अलग अलग गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं आजाद कश्मीर की तरफ, फिर बाकी जगहों से भी ऐसे ही पहुंचाए गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आजाद कश्मीर के लोगों ने नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को रिजेक्ट कर दिया, और ऐसे ही फार्मूले पर पीपल्स पार्टी भी काम कर रही है। वो अपने ज्याले इकट्ठे करके मुख्तलिफ इलाकों से लेकर आते हैं और लाकर उन्हें एक जगह पे जलसा करवाते हैं और यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमें आजाद कश्मीर के लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, हमें यहां पे बहुत सारे वोट मिलेंगे, हम हुकूमत बना लेंगे। क्योंकि हुकूमत तो इनको बनाकर देनी है वहां पे मकामी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान ने। उन्होंने बताना है कि किसकी कितनी सीटें, किसकी कितनी सीटें, और कौन बनेगा वजीर आजम और कौन बनेगा कौन सी वजारत के ऊपर वजीर। ये तो फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, और अगर इसका रास्ता किसी ने रोकना है तो आजाद कश्मीर की आवाम ने रोकना है। अभी तक तो वो इररेलीवेंट है, वो इनके जलसे जुलूसों में भी नहीं आ रहे, लेकिन जब वो रेलिवेंट हुए और मैदान में आए और उन्होंने इसके खिलाफ सख्त पोजीशन ली, तो फिर इम्तिहान होगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का भी। नवाज शरीफ ने ना जो तकारीर की उसके साथ पुरानी तकारीर मिलाकर लगाई है लोगों ने, आजाद कश्मीर के लोगों ने। यानी जो बातें नवाज शरीफ ने आज से 10 साल पहले कश्मीर में खड़े होकर कही थी ना, सेम वही बातें, वही दावे, वही वादे और वही तकरीर नवाज शरीफ ने रिपीट कर दी, बिल्कुल वही सेम। तो 10 साल पहले जो आपको इक्तदार मिला था तब ये काम कर दिए थे, तब ये काम करने चाहिए थे ना। 10 साल पहले भी काम नहीं किया, आज भी काम नहीं किया, अभी भी आपकी सरकार बनी हुई थी, आपने काम नहीं किया। 15 साल से पीपल्स पार्टी और PMLN की आजाद कश्मीर में लगातार हुकूमत है, लेकिन 15 सालों में हराम है कि इन्होंने, बल्कि 15 साल नहीं हो गए, ज्यादा हो गए, 20 साल के आसपास हो गए, आजाद कश्मीर के लोगों को जो वादे किए हैं, हराम है कि इन्होंने कोई वादा पूरा किया हो। कुछ भी नहीं किया है इन्होंने, और आज ये ऐसे तकरीरें करते हैं जैसे ये हमेशा से अपोजिशन में थे। नवाज शरीफ साहब ने ना कैप्टन सफदर को कहा कि ये जो बाबा है ना इसको नचाओ। ये वीडियो मैं देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो बुजुर्ग आदमी है, उसको आप पैसे वैसे दे रहे हैं, उसको आप लेकर आते हैं, ऊपर बुलाते हैं, बेटी बुलाती है, बाप कैप्टन सफदर को बुला के कहता है कान में कुछ, कैप्टन सफदर उस बाबे को जाके पकड़ के जबरदस्ती नचवाना शुरू कर देता है। वो बुजुर्ग आदमी है, उसको डांस करवा रहे हैं सिर्फ अपनी एक वीडियो के लिए। कैसी अनफॉर्चुनेट चीज है। वो वैसे नीचे भी नाच ही रहा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपनी ख्वाहिश पे उसको स्टेज पे चढ़वा के नचवाया है
और उसके ऊपर नवाज शरीफ खुश हो रहे थे। ये ना इनकी मेंटेलिटी इतनी सी है, ये शुगलिया खानदान है, शुगल वुगल ही लगाते हैं बस। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, ये समझते हैं कि ये बस हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन मरियम नवाज ने कहा था कि 5 साल में एक थपकी तो कारकुन का हक होता है ना, कि एक थपकी आप उसे दे दें तो वो 5 साल के लिए दोबारा उसको एनर्जी मिल जाती है, फिर वो आपके लिए मरने मारने पर तुल जाता है। तो ये ऐसा रॉयल खानदान है। यहां बर्तानिया में कोई लीडर अगर किसी कारकुन के बारे में ऐसी बात कर दे ना, तो वो कारकुन जाके अदालत में केस कर देगा।